पहला प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। पढ़ाया था मैंने आपको कि जल चक्र में कौन सम्मिलित होता है और याद रखना पड़ेगा आपको। तो पहला दे रहा है वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। तो आप बताइए कि कौन सा सम्मिलित है जल चक्र में। चलिए आपका टाइम होता है समाप्त। याद रखिए दोस्तों, जल चक्र में ये सभी की सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, यानी वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। अब बात आती है क्या जल चक्र होता क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए जो सूर्य का टेम्परेचर है ना, सूर्य के टेम्परेचर के कारण, मान लो यहाँ सूर्य है, अब सूर्य के अंदर गर्मी होती है, इस टेम्परेचर के कारण जो जल है हमारे यहाँ, ठीक है, इसके टेम्परेचर के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण ये जल क्या होता है, वाष्पित होता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। इसी क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं। ठंडा होने पर जल वाष्प जो होता है ये संघनित होता है। जब तक गर्म होता है, गर्म रहता है, तब तक ये क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होकर संघनित होता है और किसका निर्माण करता है, बादलों का निर्माण करता है। और यहीं से स्टार्ट होता है वर्षा, हिम या वृष्टि। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशनों में, अलग अलग कंडीशन में दोस्तों, यहाँ से अगर जल की बूंदें पड़ती हैं तो कभी कभी उनको वर्षा बोलते हैं, छोटी बूंदें, बड़ी बूंदें, हिमपात, ये सब यहीं से होता है। तो उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो संघनन आप समझ गए। और ऊपर से जो बारिश की बूंदें ज़मीन पे आती है तो वही क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है या वर्षा कहलाता है। ठीक है, धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है जब जल, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्षा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। अभी देखो हुआ क्या, जल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से वाष्पीकृत हुआ, ठीक है, यहाँ से वाष्पीकृत हुआ और यहाँ बादलों के रूप में बन गया। ठीक है, यहाँ बादल बन गया। फिर वापस क्या हुआ, वापस यहाँ बारिश हुआ ना बारिश, और वापस फिर क्या हुआ, जल जो है नीचे आ गया। तो एक चक्र आपको दिख नहीं रहा है, देखो एक चक्र चल रहा है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है जल चक्र। समझ में आया। और ये वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, अगर यहाँ हिमपात भी होता तो वो भी किसका रूप होता, हिमपात होता, हिमवर्षा होता, ओला होता, ओलावृष्टि होता, ये सब किस में आ जाता, सब का सब जल चक्र में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जल अगर नीचे आ रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, वो जल चक्र का हिस्सा माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है। किस जल की बात कर रहा है, सागरीय जल, यानी जो जल सागर में होते हैं उस जल की लवणता में सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है। आपके सामने ऑप्शन दे रहा है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। आपको बताना है किसका सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए, बिल्कुल समय नहीं है। तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है दोस्तों NaCl का। किसका होता है, NaCl का, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी माने सोडियम, Cl माने क्लोराइड। तो NaCl का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और NaCl को दोस्तों खाने का नमक भी कहते हैं। खाने का नमक, जो हम लोग नमक खाने में यूज करते हैं, वो क्या है, NaCl है। तो याद रखिए, इसको बनाया कहाँ से जाता है, तो आपको पता होगा समुद्री जल को रोक करके नमक का निर्माण किया जाता है। हालांकि बहुत सारी झीलें भी हैं जहाँ से नमक का निर्माण होता है, एक बात का बात है, लेकिन ये समझिए, तो जो समुद्री पानी होता है वो खारा किस वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लवणता ज़्यादा होती है। और किसकी लवणता ज़्यादा होती है, तो सोडियम क्लोराइड की लवणता ज़्यादा होती है। ठीक है, लवणता का मतलब क्या होता है, यहाँ लवणता का सेंस क्या है, तो इसके मतलब मैं बता दूं, 1000 ग्राम, कितना, 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है, 1000 ग्राम जल में मौजूद, जल की बात कर रहा है, 1000 ग्राम जल की बात कर रहा है, 1000 ग्राम ML में बात कर रहा है, ठीक है, ग्राम में 1000 ग्राम। यहाँ से पूछ सकता है, कभी मान लो आपको फंसाने के लिए दे दिया ML दे दिया, तो आपको लगेगा यार पानी को तो ML में रखते हैं, ठीक है, लेकिन ML में नहीं, यहाँ ग्राम की बात कर रहा है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की कितनी मात्रा है, वो उसकी लवणता कहलाती है। ठीक है, आपने सुना होगा टर्की का वान झील, मृत सागर, उनकी लवणता कितनी ज़्यादा है कि नहीं, तो याद रखिएगा। इसी तरह जो महासागर होती है उसकी औसत लवणता जो होता है वो 35 ग्राम प्रति हज़ार होता है, सॉरी 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है लवणता। अगर इजराइल वाले मृत सागर की बात कर लें तो वहाँ पे 45,000 प्रति ग्राम लवणता है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न याद रखिए, आगे आपको मिलेंगे। आगे देखिए, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना है। महासागरों में ज्वार भाटा के उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो मैं आपको पढ़ाया था कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्रियाएं होती हैं, ज्वार आता है और भाटा आता है। होता क्या है, जब सूर्य, चंद्रमा और साथ ही साथ पृथ्वी तीनों एक सीध में हो जाते हैं,
किसी भी कंडीशन में। जरूरी नहीं कि सूर्य आगे है पीछे है, चंद्रमा आगे है पीछे, कोई मैटर नहीं करता। बस याद रखो सूरज चंद्रमा पृथ्वी अगर एक सीध में है तो उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, बृहत ज्वार कहते हैं। ठीक है, बृहत ज्वार कहते हैं। आगे देखिए, बृहत ज्वार आने की जो सही स्थिति है ये क्या होता है। अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों, एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए, हो सकता है उस चीज़ से कन्फ्यूजन हो। ऊपर वाले क्वेश्चन देखिए ज्वार भाटा पूछा है, यहाँ पे जो है बृहत ज्वार पूछ रहा है, तो ये खाली ज्वार पूछ रहा है। तो ज्वार आने की कंडीशन क्या है कि तीनों आमने सामने होंगे, लेकिन यहाँ तो भाटा भी लगा दिया ना, तो ज्वार और भाटा अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएँ तो याद रखिए सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर यह ज्वार भाटा आता है, उस बल के कारण आता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर आता है। और जो मैंने तीनों सीध में बताया ना वो ज्वार की कंडीशन है, ना कि भाटा की कंडीशन, क्योंकि भाटा में जो चंद्रमा होता है वो एक सीध में ना आके 90 डिग्री के कोण पे बन जाता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का जो डिग्री कोण होता है वो 90 डिग्री पर हो जाता है, सीधा नहीं रहता है। ऐसे तो 180 की बात करते हैं। ठीक है, ये सब कन्फ्यूजन मैं दूर किया हूँ पढ़ाते वक्त। नहीं पढ़े हो तो आपकी इच्छा थी कि क्यों नहीं पढ़े। अगर नहीं समझ में आया तो आपको तुरंत कमेंट करना चाहिए। वैसे भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरी ज्योग्राफी, तो बचा कुचा कन्फ्यूजन दूर ही हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, जब महासागरों का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ करके तट के किसी बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। और जब यह जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, यानी अपने तट से बहुत पीछे चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। और दिन में 2 बार नियम से ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार आया तो भाटा भी आएगा। समझ में आया। चलिए आगे वाले में पूछ रहा है कि बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या होती है। मैं आपको बताया था अभी कि तीनों एक लाइन में आ जाए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बृहत ज्वार की स्थिति बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ज़्यादा नहीं मात्र 10 क्वेश्चन है। बृहत ज्वार दिन में कितने बार आते हैं बृहत ज्वार दिन में कितने बार आते हैं, तो दोनों दिन में आते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दे रहा है पूर्णिमा में आते हैं कि अमावस्या में आते हैं कि दोनों दिनों में आते हैं। यार पूर्णिमा अमावस्या से कोई मतलब नहीं, एक सीध होना चाहिए, और चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि तीनों एक सीध में ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोनों ही कंडीशन पे बृहत ज्वार आते हैं। ओके, पूर्णिमा अमावस्या के यहाँ कोई कॉन्सेप्ट मत लगाएगा, पूर्णिमा अमावस्या तो और सटीक कंडीशन है कि इन तीनों को एक सीध में लाने का। आगे देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ाओ भैया ध्यानपूर्वक। कंडीशन 1 दे रहा है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, किसके निकट, चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। कंडीशन 1। कंडीशन 2 दे रहा है कि जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर क्या बनते हैं, समकोण बनाते हैं, तब निम्न ज्वार भाटा आता है। अब बताना आपको कि इसमें से सही क्या है, इसमें से सही क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न अपने आप में दिया है यहाँ पर, आपको बताना इसमें से सही क्या है। चलिए फटाक से सोचिए और तुरंत उत्तर दीजिए। देखिए मैं तो पढ़ाते वक्त इतना वेट तो करूँगा नहीं, मैं तो तुरंत आपको बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को रोक दिया करो पढ़ने के बाद, या क्वेश्चन देखते ही रोक दिया करो और पहले उसको हल कर लिया करो, बाद में मेरी बात को सुना करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है बिल्कुल सही, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है आपका, दोनों यहाँ पर सही है। कैसे, याद रखिए मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय क्या आता है, उस चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति के कारण क्या आता है, उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, और जब समकोण बनाए, मतलब एक पृथ्वी है, इधर चंद्रमा इधर सूर्य हो गया, ठीक है, जब समकोण जैसी स्थिति बनती है तो निम्न ज्वार भाटा आता है, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसे में निम्न ज्वार भाटा आता है। और उच्च ज्वार तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, याद रखिए दोनों ऑप्शन जो यहाँ पे दे रहा है बिल्कुल सही है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर दूँ, बोलिए। चलिए सुन ही लीजिए। देखिए जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय होता क्या है कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो जल को अभिकर्षित करता है। ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलेंगे, अभिकर्षित करता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। किंतु जब यही चंद्रमा अपने प्रथम या अंतिम चतुर्थांश में होता है, प्रथम अंतिम चतुर्थांश में होगा तभी तो जो है पृथ्वी से, अगर मान लो सूर्य यहाँ पर है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा तो यहाँ होगा, और अंतिम चतुर्थांश में होगा तो यहाँ होगा। ठीक है, तभी तो जो है यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो। तो जब वो 90 डिग्रीज का कोण बनाए, चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, दोनों ही कंडीशन बनेगा ना 90 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि जब वो चंद्रमा अपने प्रथम या अंतिम चतुर्थांश में होता है, ठीक है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के समकोण बनाते हैं, तब पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में काम करता है।
पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में काम करता है और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को दोस्तों लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। निम्न माने लघु ज्वार भाटा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? क्या क्या फायदा है आपको उच्च ज्वार से, आप बता दीजिए हमको। पहला दे रहा है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, मतलब नौका संचालन में सहायक होते हैं। अगला दे रहा है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। और लास्ट दे रहा है इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। आपको बताना है इसमें से बिल्कुल सही उत्तर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही उत्तर है कौन सा है? उपरोक्त सभी। जानबूझ के मैं टिक किया कि आप गलत करो, ठीक है। तो क्या है उत्तर? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जब कभी उच्च ज्वार आता है ना, तो जो हमारी नौकाएं होती हैं उनको चलाने में बड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जल का स्तर क्या होता है? उच्च ज्वार में जल जो होता है वो किनारे से अधिक अंदर तक पहुंच जाता है। तो बड़ी आसानी से जो नौकाएं हैं वो हमारे कहाँ तक आ जाती हैं? किनारे तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। उनको चलाना नहीं पड़ता, उसमें ऊर्जा की खपत नहीं करनी पड़ती, बस वो किसकी सहायता से? ज्वार की सहायता से पहुंच जाती हैं। यानी कि ये जल स्तर को जब ऊंचाई के तट पर पहुंचाते हैं तो ये जहाज़ को बंदरगाह जो होता है वहां तक पहुंचाने में बड़ा सहायक होते हैं। बड़ी बड़ी जहाज़ें जिनको इंजन स्टार्ट करके बड़ी मेहनत से आना पड़ता, वो इस कंडीशन में खुद ब खुद पहुँच जाती है। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो कह रहा है मछली पकड़ने की बात, तो यार उच्च ज्वार में मछली पकड़ने में मदद कैसे मिलती है? याद रखिए, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां क्या होती हैं? ज्वार के साथ साथ मछलियां भी तटों पर पहुंच जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछुआरे जो हैं बिना कठिनाई के मछली पकड़ पाते हैं। अरे उच्च ज्वार है, फिर पानी तो वापस जाएगा ना, और मछलियाँ वहाँ से जा नहीं पाती, तुरंत जाल लगा के उनको खींच लिया जाता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि तेज़ी से ज्वार आता, तेज़ी से चला जाता, उस स्पीड से मछलियाँ नहीं जा पाती हैं, तो वो वैसे ही गिर जाती हैं वहीं पे, ठीक है। तो किनारे पे ढेर सारी मछलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो मछुआरों को फ़ायदा हो गया। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग जो है विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है। जैसे आप कांडला वगैरह के पास देखोगे, मतलब गुजरात के पास, तो वहाँ आप देखोगे कि ज्वार भाटे की सहायता से बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? अचीवमेंट है। और यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर दे रहा है महासागरीय जल धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है आपको उसको ढूंढना है। याद रखिए, जो गलत है, जो असत्य है, आपको उसको ढूंढना है, ठीक है। पहला दे रहा है गर्म महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं, दोस्तों मैंने गर्म और ठंडी जल धाराओं के ऊपर जो है आपको वीडियो बना के दिया था और आपको याद भी होगा। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। पता होना चाहिए आपको सही क्या है गलत क्या है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। सी, लैब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं हैं। डी, महासागरीय जलधाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। आपको बताना है सही क्या है और गलत क्या है। चलिए आपको बताता हूँ, कॉमन सेंस लगाइएगा, बिना बुद्धि वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे सकता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत इस बात की कि जिसके पास बुद्धि है वो भी गलत करेगा। चलिए बताता हूँ, आपको समझाता हूँ पॉइंट्स। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी बात आपको दे रहा है कि गर्म महासागरीय जलधाराएं जो कहाँ से उत्पन्न होंगी। अरे यार, जहाँ गर्म माने क्या? अब गर्म जो है बर्फ़ में से गर्म तो निकलेगी नहीं, जाहिर सी बात है जहाँ आग होगा, जहाँ गर्मी होगी, वहीं से गर्म जलधाराएं निकलेंगी। तो गर्मी कहाँ पर है? अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूँ तो सूर्य की जो किरणें हैं वो 12 महीने एक बराबर टेम्परेचर कहाँ पे देती हैं? तो वो देती हैं ये हमारा भूमध्य सागरीय जो बेल्ट है, सॉरी भूमध्य रेखा वाला जो बेल्ट है, तो यहीं से हो करके गर्म जलधाराएं निकलती हैं। याद रखिए, जो भूमध्य रेखा के निकट ये जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, अब जाएंगी कहाँ पे? तो ये भागेंगी ध्रुवों की तरफ। ये कहाँ भागेंगी? ध्रुवों की तरफ, ठीक है। अच्छा, उधर क्या हो गया? जो ठंडी जलधाराएं हैं ये ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से निकलती हैं और ये कहाँ भागती हैं? ये निम्न अक्षांशों की ओर भागती हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय पेटी की ओर भागती, मतलब ठंडा जो है गर्म की तरफ भाग रहा है, गर्म जो है ठंडा की तरफ भाग रहा है। एक चक्र बन रहा है, ठीक है। लैब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधारा है, तो मैंने पढ़ाया था लैब्रो है ब्रो, एकदम कूल टाइप का वर्ड है। कूल मतलब ये क्या है?
ठंडी जलधारा है। अब जो लोग पढ़े होंगे उनको तो समझ में आ गया देखते ही कि उफ्ड़ जलधारा, उफ्ड़ माने गर्म जलधारा नहीं है, उफ्ड़ माने क्या होता है हिंदी में गर्म, ये गर्म जलधारा नहीं है, ये क्या है ठंडी जलधारा। और हमसे पूछा जो असत्य है वही बता दो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। फिलहाल डी को देखिए क्या बोल रहा है, महासागरीय जलधाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। जाहिर सी बात है यार, जहाँ से गर्म जलधारा गुजरेगी क्या वहाँ का तापमान गर्म नहीं हो जाएगा, जहाँ से ठंडी जलधारा गुजरेगी वहाँ से ठंडा तापमान नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये तो सही है, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, वो यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, सबसे बढ़िया मछली उत्पादन के लिए क्षेत्र कौन सा है ये बताना है आपको। कह रहा वह क्षेत्र जहाँ शीत धाराएं बहती हैं, वह क्षेत्र जहाँ जल धाराएं बहती हैं, वो जो जहाँ पे दोनों मिलती हैं, या समुद्र का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास में है। तो याद रखें दोस्तों, मैं ये भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे दोनों आपस में आके मिलेंगी वहाँ पे मत्स्य उत्पादन का सबसे बढ़िया स्रोत मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन उसी जगह पर होता है। किस जगह पर? जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आके मिल जाती हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न इस चैप्टर से, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। सुनामी शब्द की उत्पत्ति, एक्चुअली में सुनामी लिखा जाता है ना, उसको टी से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर टी साइलेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिए। और यह एक जापानी शब्द है। कहाँ का शब्द है? जापानी। जापानी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? सुनामी का अर्थ क्या होता है, कभी ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों पोताश्रय तरंगे। क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी मीनिंग क्या है? पोताश्रय श्रय तरंगे, छय नहीं है, श्रय है। ठीक है, पोताश्रय, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, पोताश्रय तरंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्रय होते थे, जो बंदरगाह होते थे, जहाँ पर पोत आश्रय लेते थे, मतलब बंदरगाह, वो नष्ट हो जाते थे। 26 दिसंबर 2004 को कुछ ऐसी ही घटना घटी थी हमारे भारत में। हिंद महासागर में, पता होगा आपको, सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे द्वीप जो हिंद महासागर में थे वो डूब गए। ठीक है, भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो पूरी तरह से डूब गया। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं था, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले हमें जो है मिल जाते हैं कि सुनामी आ रही है। और प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी कई प्रणालियाँ जो है क्रियाशील की गई हैं, लेकिन अभी हिंद महासागर में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, इस वजह से थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। अदरवाइज जो है इसके बारे में पता चल जाता है, तो कम से कम जो हमारे मानव संसाधन है उनको बचाया जा सकता है। जो रोक सकते हैं रोक लो। चलिए ये प्रश्न हम लोग देख लिए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अगले चैप्टर को कवर करने, और मैं बताऊं आपको अगले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 14 प्रश्न हम लोग वहां से कवर करेंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका अगले चैप्टर में, और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 आपके सामने प्रेजेंट होता है। आइए, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। कुल 14 प्रश्न हम लोगों को कवर करने हैं यहाँ से, और देखिए 14 के 14 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दे रहा है, निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? ध्यान सुनिए, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? ऑप्शन दे रहा है तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई और वन्य जीव। इन सभी चीज़ों पे कौन सही है या कौन सा कूट यहाँ पर सही है वो आपको बताना है, जिस पे किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। तो याद रखिए दोस्तों, अब आपको बताऊँ, कोई भी वृक्ष है, कोई भी पेड़ पौधा है, तो एक बात बताओ, उस पेड़ पौधे के लिए दोस्तों क्या टेम्परेचर की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। अरे यार, बिना तापमान के यार कैसे कोई वृद्धि होगी? तापमान तो चाहिए। क्या वायुमंडल में नमी भी चाहिए? जी हाँ, वायुमंडल में भी नमी चाहिए, उसको जल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। मिट्टी की परत की मोटाई, अब यार इतनी सी मिट्टी फैला दी, बोले इसमें हम पेड़ लगाएंगे, पौधा कैसे लगेगा? यानी जो मिट्टी की परत की मोटाई है वो भी डिपेंड करता है उस वनस्पति के ऊपर। और वन्य जीव एक अलग फैक्टर हो गया। वन्य जीव दिया है ना, वन्य जीव का वनस्पति से कोई उस तरह का सीधा निर्भरता नहीं है, हालांकि दोनों दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन निर्भरता की बात जो है तो पेड़ पौधों को वन्य जीवों से कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक अलग पॉइंट है और एक अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, वन्य जीव जो यहाँ पे नहीं शामिल करेंगे। चलिए आगे बताइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किस वन की बात कर रहा है? मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, सदाबहार वन। और उस सदाबहार वन की बात कर रहा है जो उष्णकटिबंधीय पेटी में स्थित है। पहला दे रहा है, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने दे रहा है कि इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तीसरा दे रहा है इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। चौथा दे रहा है इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। अब बताना आपको कौन सा सही है। मैंने बताया था दोस्तों कि जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है उसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं जिसको हम सदाबहार बोलते हैं। सदाबहार मतलब क्या है, हमेशा आपको हरा भरा दिखाई देगा, हमेशा। क्यों? क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता जिस समय पत्तियां झाड़ दें, ठीक है। तो इनको झड़ते पत्तियों में कभी नहीं देखा जाता। तो जो यहाँ पे दे रहे हैं कि शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देती, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, यानी 4 जो है वो गलत है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्योंकि यहाँ पे खूब वर्षा होता है इसलिए पेड़ भी खूब बड़े बड़े होते हैं और इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी वनों के अंदर नहीं पहुँच पाता। सबसे बढ़िया जो है ये बात है कि वहाँ पर जैव विविधता जो है बहुत अधिक देखने को मिलती है, बहुत अधिक, क्योंकि बहुत खतरनाक जीव जंतु जितने हैं सब यही इसी बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1 भी सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में पाए जाएंगे और ये क्षेत्र गर्म होते हैं और इसलिए पूरे दिनों में कई बार यहाँ पर वर्षा होती है। और ये पॉइंट मैंने बताई दिया। तो 4 गलत है, यानी कौन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पूछ रहा है। वो क्या था, सदाबहार था। पर्णपाती अब पूछ रहा है, कह रहा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जरा ये बताना। कह रहा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बिल्कुल, मैंने यही तो बताया था आपको कि मानसूनी वनों को पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। बिल्कुल ये भी पॉइंट सही है कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ज़्यादातर ठंडी के समय अपनी पत्तियां गिराते हैं और वसंत ऋतु आते आते में पत्तियां इन पे जो फिर से आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला बताइए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला दे रहा है ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। कौन से वन की बात कर रहा है, आपके दिमाग से सोचना आपको। कह रहा है ये वन मध्य अक्षांश के तटीय, नाम याद रखिए तटीय, पॉइंट नोट करिए, तटीय प्रदेशों में स्थित है। अगला है ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। पूर्वी किनारा जो भी होगा, इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ पेड़ यानी कठोर और मुलायम दोनों तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये किस जगह की बात कर रहा है, किस वन की बात कर रहा है। अभी देखो पर्णपाती वन की बात कर दिया, तो पर्णपाती वन तो पत्तियां झाड़ देते हैं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन यार कि कोई किनारा स्थित नहीं होता है, कहीं भी होते हैं, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। शीतोष्ण माने देखो, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, एक शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। तो जो शीतोष्ण है मतलब जो ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं सदाबहार वन, उनकी खासियत होती है कि वो ज़्यादातर पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। पर्णपाती वन तो कोई चांस ही नहीं बनता। भूमध्य सागरीय वनस्पति तो ये तो लेना देना नहीं है, ठीक है। भूमध्य सागरीय वनस्पति तो ये तो फालतू ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन जो है इसमें से आप दिमाग लगा सकते हो, उसमें भी पर्णपाती का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या होगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अगर इस तरह के वनों की, तो जो दक्षिण पूर्व अमेरिका है, दक्षिण पूर्व अमेरिका है, या दक्षिण पूर्वी जो चीन का हिस्सा है, दक्षिणी चीन का हिस्सा भी ले सकते हो, और ब्राज़ील वगैरह ले लो, ब्राज़ील का जो पूर्वी हिस्सा है, उन जगहों पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी की एक तो पूर्वी किनारों पर है, दूसरा तटीय प्रदेश है, मतलब जो तट हैं, किनारे हैं, केवल वहीं मिलेंगे, और दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, शीतोष्ण पर्णपाती, अभी ऊपर वाला ऑप्शन क्या था, शीतोष्ण सदाबहार था। अब यहाँ पे दे रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताइए। पर्णपाती के संदर्भ में, ठीक है। पहला है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। उच्च अक्षांश पे जब आप बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, बिल्कुल यार जाहिर सी बात है, जैसे जैसे उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के वन अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं, पूरा शीतोष्ण की कहानी है ये, ठीक है। ये भी सही है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, भैया गिरा देते हैं, तभी तो इसका नाम पर्णपाती है, तभी तो इसका नाम शीतोष्ण मानसूनी वन है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही शीतोष्ण सदाबहार होता तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता, तब भी आपका दोनों ऑप्शन सही रहता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। फलोद्यान मतलब वहाँ पे फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है,
तो बताना है आपको। यार मैंने आपको समझाया था, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरी वन। भूमध्य सागरी वनों की खासियत है वहाँ पे फलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और फलों की कृषि अत्यधिक होने की कहानी की वजह से इसको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर कौन से फल फेमस है, तो संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, अंगूर हो गया, इस तरह के फल जो यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। लोगों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति जो है उसको हटा दिया है और यहाँ पर वन्य जीवन जो है वो भी कम हो गया, ज़्यादातर लोगों ने फलों का उत्पादन किया है। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरी वनस्पति पाई जाती है, जरा ये बता दीजिए कि किस जगह पर भूमध्य सागरी वनस्पति पाई जाती है। जैसे आपने कह तो दिया कि भूमध्य सागरी वन को हम क्या बोलते हैं, विश्व का फलोद्यान बोलते हैं, लेकिन कहाँ पे पाया जाता है, कोई स्पेसिफिक हिस्सा है उसका? जी हाँ, बिल्कुल हिस्सा है। पहला दे रहा है पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं उत्तरी भाग। आपको बताना है कौन सा सही है। तो याद रखो दोस्तों, जो महाद्वीप हैं, ठीक है, पांचों महाद्वीपों का जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दोनों, देखो जैसे ये महाद्वीप है तो ये पश्चिमी एरिया हो गया और ये दक्षिणी पश्चिमी हो गया। तो ये वाला जो कॉर्नर वाला बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पर भूमध्य सागरी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और अधिकतर की बात करें तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप के प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, भूमध्य सागरी वनस्पति। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये इन प्रदेशों में गर्म शुष्क वाली ग्रीष्म ऋतु और वर्षा वाली मृदु ऋतु दोनों ऋतुएं होती हैं और ये दोनों के लिए बड़ा सुटेबल होता है, इस वजह से होती हैं। तो याद रखें, मैंने कहा पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग, यानी क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है आपका, ठीक है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती यहाँ पे होनी ही होनी है। शंकुधारी वनों की बात करा, शंकुधारी वन बताया था आपको पहाड़ों पर, लेकिन कब, जब अधिक ऊंचाई पर जाओगे तब, नीचे नहीं। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश की बात करें तो 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अच्छा चलो भैया, ठीक है, समझते हैं। आगे है हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, हमारे हिमालय में तो हैं इस तरह के वन। अगला है शंकुधारी वनों के वृक्ष कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और तब अपना उत्तर दीजिए। जल्दी बताइए। चलिए, तो अब चलते हैं इसका डिस्क्राइब करने। और यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों कि शंकुधारी वनों की ऐसे तो पहाड़ों पर पाए जाएंगे, अब पहाड़ चाहे जहाँ भी हो, ठीक है, अगर एक ऊंचाई से अधिक पर जाओगे तो वहाँ शंकुधारी वन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसका पूरा का पूरा एक बेल्ट देखना है तो आप 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री में चले जाओ, जो उच्च अक्षांश की रेखा है उस बेल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रहा है कि हिमालय पर भी इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ये भी सही। शंकुधारी वनों के वृक्ष कठोर, छोटे एवं पर्णपाती होते हैं, बिल्कुल पर्णपाती होते हैं, एक मौसम में पत्तियां भी गिरा देते हैं, छोटे भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, ठीक है। शंकु की तरह इसका आकार होता है, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ सही है। लेकिन यहाँ ये बोल दे रहा है कि शंकुधारी वनों को टैगा भी बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, बस यही मिस्टेक है यहाँ पे। शंकुधारी वनों को टैगा नहीं बोला जाता है, ठीक है। टैगा एक दूसरे तरह के वृक्ष होते हैं, ठीक है, और ये याद रखें, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो दोस्तों, सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। टैगा वन, टुंड्रा वन नहीं, मेरे दिमाग में टुंड्रा चल रहा था, टुंड्रा वन, टुंड्रा अलग होते हैं, टैगा ही शंकुधारी होते हैं। सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पढ़ तो रहा हूँ टैगा, देख रहा हूँ लिखा है टैगा, लेकिन दिमाग में टुंड्रा चल रहा है, ठीक है। तो टुंड्रा अलग होते हैं दोस्तों। टैगा जो होता है, याद रखिए, शंकुधारी वन ही टैगा होते हैं, ये सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। और तीसरा दोस्तों, छोटे कठोर पर्णपाती, यहाँ पे देखिए तो टुंड्रा वाला वो होता है। और अगर टैगा की बात करेंगे तो पर्णपाती नहीं होते भैया, ये सदाबहार होते हैं। ये क्या होते हैं, सदाबहार होते हैं, और छोटे छोटे थोड़े होते हैं। जैसे अगर आप देखो आप टैगा वनों को, तो वहाँ जो अरे मूवी वगैरह देखो बहुत सारी शूटिंग होती है पहाड़ों पर, पूरा का पूरा शंकुधारी वन पाए जाते हैं। हाँ, शंकुधारी वही जिसका आकार देवदार टाइप का, ठीक है। तो याद रखिए। अरे नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। तो आप याद रखो इस पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे दिमाग में टुंड्रा चल रहा था, इसलिए गलती हो गया। तो यहाँ पे जो 3 वाला है ये गलत दे रहा है यहाँ पर, और बाकी आपका सही क्या है, तो 1, 2 और 4 ये सब सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, वो टैगा और टुंड्रा में मैं कन्फ्यूज हो गया था। अब दिमाग यार रोबोट थोड़े हैं, है कि नहीं, गलती हो जाती है।
आगे देखिए, वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है और ज़्यादातर आपके आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं और कई बार मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं। चीड़ देवदार सबसे फेमस कौन सा है यहाँ पर? चीड़ और देवदार। तो चीड़ देवदार जो होते हैं ये शंकुधारी वन होते हैं। ये क्या होते हैं? शंकुधारी। अरे देवदार के वृक्ष तो शंकुधारी होते हैं। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीड़ देवदार क्या है? शंकुधारी वन है। तो शंकुधारी वन ये आपका आ गया यहाँ पर, यानी 4 ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सबसे अच्छा आसान याद रखो आप, आबनूस। आबनूस दोस्तों सदाबहार होता है, आबनूस। ठीक है, आबनूस क्या होता है? सदाबहार होता है। और जो साल सागवान पढ़ रहे हो ये पर्णपाती होते हैं। साल सागवान क्या है? पर्णपाती। लेकिन कौन सा पर्णपाती? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण में नहीं। शीतोष्ण में कौन सा होता है? एस, ऐश्वर्या राय और बीच। ठीक है, तो याद रखिए ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है, एस और बीच। तो याद रखिए आप यहाँ पे मिला लीजिएगा तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? 4 3 2 1। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 3 2 1 कौन सा है? 4 3 2 1, यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 4 3 2 1। कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद कर लीजिए इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में, घास पे आ गया, अब वृक्षों पे न जाके, वनस्पति न जाके कहाँ पहुँच गया? घास पर। कह रहा उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और जो असत्य है, गलत है, उसको बताइए। गलत पॉइंट को आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, पहला दे रहा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। मार देंगे गोली तुमको हम। सिर्फ कहाँ लगा दिए भैया? भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ लगा के तुमने गलती कर दिया। क्या दक्षिण में नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। दक्षिण नहीं पाए जाते तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से आ गए हैं? ठीक है, तो नीचे भी पाए जाते हैं। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, लेकिन नीचे की साइड अगर देखो तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत कर दिया। चलो दूसरा पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। उष्णकटिबंधीय घास जो है ये आमतौर पर छोटी होती है। अरे हाउ जमीन पे घास समझ रहे हो क्या? बड़े बड़े झाड़ी होते हैं, छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। ये भी गलत कर दिया। सीधे रहा अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक उदाहरण है। बिल्कुल ये तो उदाहरण है, ये सही दे रहा है यहाँ पर, लेकिन बाकी का 2 गलत दे दिया। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 गलत है, बाकी सही है। तो बाकी कौन सही हो गया? तो 3 नंबर वाला सही हो गया। अफ्रीका वाले घास स्थल क्या बोलते हैं? सवाना घास का मैदान। सुना भी होगा आपने, सवाना, सवाना वेल्ड, सुना कि नहीं? सब नहीं सुना तो पढ़ लीजिए, पूरा मैदान पढ़ाया हूँ, घास के मैदान। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल, ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और कहाँ पर? महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। शीतोष्ण की खासियत यही है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। आगे है, घास की आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। देखिए उष्णकटिबंध वाले एकदम झाड़ी टाइप में होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा जो शीतोष्ण वाले होते हैं थोड़ा सा छोटा होता है, पौष्टिक भी होता है। तो यहाँ पे जो 1 और 2 है वो दोनों सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? अरे पंपास, कंपास, लानोस, फानोस ये सब पढ़े हो ना, तो क्या है? इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। किन क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में, वही तो बताना आपको, इन क्षेत्रों की बात कर रहा है। सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ये कहाँ की बात आपसे कर रहा है भैया? बताइए, फटाक से ढूंढ के बताइए किस जगह की बात कर रहा है। फिर से सुनिए, ये बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं। अब यार भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात करोगे तो मार फले फल, फले फल, फले फल, तो ऐसे में क्या होता है? वहाँ पे सीमित है? नहीं, गलत है। ध्रुव, अभी इसके बारे में बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, सॉरी, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र और शीत मरुस्थल दोनों होते हैं। हाँ, ये दोनों होते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति सीमित मिलता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी सीमित मिलता है। तो तीनों जगह पे पहला चीज़ तो सर्टिफाइड कर रहा है भाई, सीमित होता है, जाहिर सी बात है मरुस्थल में सीमित ही होता है। अब अगला दे रहा है केवल काई। अब काई कहाँ मिलेगा? जहाँ पानी होगा वहीं तो काई मिलेगा, मरुस्थल में काई मिलेगा। लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, ये दोनों गलत हो गए। राइट आंसर अपने आप क्या निकल के आ गया? ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र होगा जहाँ पे पानी होगा वहीं तो काई और लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी। और ये विकसित कब होती हैं? तो अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु जब आती, ग्रीष्म ऋतु, तो उस समय जो है विकसित होनी शुरू होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। लाओ, सबाना, वेल्ड, कंपोज और लानोज, उपरोक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं? खाली ये आपको बताना है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो सबाना, उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछ रहा है तो सबाना आपको पता होगा, अफ्रीका में।
बताया था, अभी पीछे ही आया था, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ये तो सही है। ठीक है, आगे दे रहा है वेल्ड, कंपोज और लानोज, क्या ये भी हैं? क्या भी हैं? तो ब्राजील में पाए जाने वाले घास स्थल को क्या बोलते हैं? वहाँ की स्थानीय भाषा में कंपोज बोला जाता है। ब्राजील में जो पाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? कंपोज बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंपोज जो है वो भी एक तरह का उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, क्योंकि इसका जो अक्षांश रेखा है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय बेल्ट में पाया जाता है। रही बात लानोज की, तो लानोज वेनेजुएला के घास स्थल है। वेनेजुएला जान ही रहे होंगे, ठीक है, सबसे बड़ा तेल और गैस का प्राकृतिक भंडार वहीं पर है, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जलप्रपात भी वहीं पे है। तो वही वेनेजुएला की बात कर रहा है। वेनेजुएला में लानोज पाया जाता है और कंपोज। तो कंपोज, लानोज, सवाना, ये सब किसके उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। वेल्ड नहीं है, वेल्ड नहीं है। वेल्ड क्या होगा? वेल्ड एकदम नीचे साइड पाया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन शीतोष्ण है? ठीक है, शीतोष्ण कौन सा है ये बताना। ऊपर उष्ण पूछा था, यहाँ शीतोष्ण पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है, और ये आखिरी प्रश्न है। अब देखो, जो पंपास है, जो पंपास है ये क्या है? पहला वाला जो दे रहा है, ये कहाँ पाया जाता है? पंपास, तो ये पाया जाता है भैया अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। लेकिन याद रखो, अब जब हम बात किए हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे ऊपर का हिस्सा था आपका वेनेजुएला वाला, तो वेनेजुएला मैंने बताया कि वहाँ पे लानोज पाया जाता है। वेनेजुएला, ला से लानोज, ऐसे याद करो, वेनेजुएला, ला आ रहा है तो ला से लानोज, वो कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में लानोज पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में कंपोज पाया जाता है, ब्राज़ील में कंपोज पाया जाता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखो, दोनों उष्ण वाले हैं। और एकदम नीचे के देश अगर आओगे, उसी दक्षिण अमेरिका में नीचे साइड आओगे तो आपको पंपास मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, और ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। एकदम नीचे अर्जेंटीना देश पड़ेगा। ठीक है, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब पढ़ा है ना आपने, तो ये पड़ेगा अर्जेंटीना में। प्रेयरी घास का मैदान, ये तो उत्तरी अमेरिका में है, सबसे फेमस घास का मैदान, ये भी शीतोष्ण है। ठीक है, वेल्ड घास का मैदान, ये दक्षिणी अफ्रीका में एकदम नीचे साइड है। ठीक है, ये भी शीतोष्ण है। ठीक है, स्टेपिस की बात करें, ये यूरोप वाले बेल्ट में पड़ेगा, एकदम नीचे की साइड, लेकिन मध्य एशिया जहाँ होगा उसको बोलते हैं। और डाउन से तो एकदम डाउन होके चले जाओ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, वो भी शीतोष्ण है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी सभी के सभी जो हैं बिल्कुल सही हैं। कोई दिक्कत? तो ये घास वाले जो थे उन दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए। हर एग्जाम में घास से क्वेश्चन बनता है, और इसी 2 में से सब आ जाएगा, इसी 2 में से सब आ जाएगा। कुल 2 क्वेश्चन पढ़िए, 13 नंबर 14 नंबर, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं।